हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम खुशी और मैं आपका सभी का मेहरा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आप सभी की कॉमर्स मेंटोर। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो हमारा पूरी तरीके से बेस्ड है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पे। ठीक है, तो जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम सिलेबस और जो एग्जाम पैटर्न जो होती है उससे रिलेटेड बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चंस होते हैं कि मैम एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है, क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, है ना, क्या क्या क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो में आपको सभी को मिल जाएगी और जो भी बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। तो आइए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम पैटर्न को। तो जो सबसे पहली हम बात करने वाले हैं कि जो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम होने वाली है, जो नेक्स्ट 2025 में जो ये एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली है एमपीपीएससी, जिसकी प्रोबेबिलिटी वाली जो डेट है वो आ चुकी है, विच इज इन मई। जो फेज 1 की एग्जामिनेशन है वो आपकी मई में होने वाली है। ठीक है, ऐसा अभी तक के हमें पता है। तो जो वो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं वो कंडक्ट होता है आपका ऑफलाइन मोड पे। ठीक है, जो एग्जाम पैटर्न होता है उसमें आपके 2 पेपर्स होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका पेपर 1 और एक दूसरा आपका होता है पेपर 2। जो पेपर 1 होता है ना, आपका फर्स्ट पेपर में जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको मध्य प्रदेश के रिगार्डिंग जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है, क्या चीजें हैं, ठीक है, कुछ नेशनल इंटरनेशनल जनरल नॉलेज के बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली जो पेपर 1 होता है ना वो टोटली जीके जीएस पे बेस्ड है और कुछ क्वेश्चंस जो है ना वो आपके कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर भी आते हैं। ठीक है, जो आपके आईसीटी वगैरह है इस पे आपको जो है क्वेश्चंस जो है आपके पेपर 1 में जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये जो पेपर है इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं आपका क्वेश्चन रहता है, तो इसमें क्वेश्चंस आते हैं आपके 50। ठीक है, इसमें जो टोटल क्वेश्चंस की जो संख्या है वो है 50 और हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स कैरी करता है। कितने मार्क्स कैरी करता है बच्चों? 4 मार्क्स कैरी करता है, जिस वजह से ये जो क्वेश्चन नंबर है जो आपका पेपर 1 है वो आपका टोटल हो जाता है 200 मार्क्स का। ठीक है, जो टोटल मार्क्स आपका पेपर 1 कैरी करता है वो कितने मार्क्स का हो जाता है? 200 मार्क्स का। उसके बाद आपका आता है सेकेंड पेपर। जो सेकेंड पेपर होता है वो आपके चोजन सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट से आपने मास्टर्स किया हुआ है, तो उस सब्जेक्ट पे जो आपका सेकंड पेपर है वो डिपेंड करेगा। जैसे कि हमारे केस में क्या है, हमारे केस में हमारा जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो क्या है बच्चों? वो है कॉमर्स है। अब इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका क्वेश्चन होगा, तो सेकेंड पेपर में जो है वो 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें भी हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स जो है वो कैरी करता है। इस हिसाब से ये जो पूरा पेपर है, सेकेंड जो पेपर है वो आपका टोटल बन जाता है 600 मार्क्स का। ये जो आपका सेकेंड पेपर है वो टोटल आपका कितने मार्क्स का बन जाता है? वो बन जाता है आपकी 600 मार्क्स का। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया जो पेपर 1 में जीके जीएस वगैरह पूछा जाता है, तो जो पेपर 1 होता है बच्चों, वो जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के हो, चाहे वो साइकोलॉजी से बिलोंग करते हो, होम साइंस से हो, लाइफ साइंस से हो, जितने भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, उन सभी के लिए ये सब्जेक्ट कॉमन रहता है, ये पेपर कॉमन रहता है और इसका जो सिलेबस है वो भी सभी बच्चों के लिए जो होगा वो कॉमन रहेगा। ठीक है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट को बिलोंग करते हो, बट जो सेकंड पेपर होता है वो सिर्फ आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए होता है, उस सब्जेक्ट के बेसिस पे होता है जिस सब्जेक्ट पे आपने क्या किया हो, आपका मास्टर्स किया हो। जैसे मैंने मेरे कॉमर्स सब्जेक्ट से मास्टर किया है, तो मैं क्या करूंगी, सेकंड पेपर मेरा किस बेसिस पे होगा? कॉमर्स के ही उससे होगा और 150 क्वेश्चन आते हैं और हर एक 4 मार्क्स का होगा और 600 मार्क्स का होगा। ठीक है, टोटल। अब हर एक क्वेश्चन 4 मार्क कैरी करता है और हर गलत क्वेश्चन पे आपको कोई भी जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होती है। ठीक है, बस आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, बाकी जो नेगेटिव मार्किंग का जो क्राइटेरिया है वो अभी तक के हमारी एमपीपीएससी नहीं लेकर आई है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी।
इसको और भी क्लैरिफाई करने के लिए मैंने इसको इन अ टेबल कंटेंट में रखा है, जिसमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि जो पेपर 1 है वो आपका एग्जाम किस बेसिस पे होता है। आपके एमपी, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल के इसमें क्वेश्चंस होते हैं, जीके जीएस के क्वेश्चन होते हैं, कुछ हद तक की कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस होते हैं। टोटल क्वेश्चन इसमें आपके 50 है और टोटल मार्क्स से कैरी करता है कितना, 200, विच मीन्स हर एक क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का हो जाएगा, 4 मार्क्स का हो जाएगा। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपका ये जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए आपको टाइम कितना मिलता है। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए जो टाइम दिया जाता है वो दिया जाता है 1 घंटे का, ठीक है। 1 आवर आपको 50 क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए दिया जाता है पेपर 1 के लिए, ठीक है। तो आपके ये टोटल आपको समझ में आया होगा, टोटल क्वेश्चंस 50, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का और टोटल मार्क्स आपके 200। टोटल टाइम आपको ये पेपर सॉल्व करने के लिए मिल जाता है तो वो है आपका 1 घंटा। नेक्स्ट पेपर जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न है, हमारे केस में हमारा सब्जेक्ट है कॉमर्स, तो हमारे कॉमर्स सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टोटल 150, ठीक है। 150 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो टोटल मार्क्स आपके बन गए यहाँ पे 600, ठीक है। अब बात आती है कि पेपर 2 को सॉल्व करने का कितना टाइम मिलेगा, तो वो है 3 घंटे, ठीक है। पेपर 2 को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितना है, 3 आवर्स है। 3 आवर्स में हम 150 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन जो बच्चे पूछते हैं वो ये हो जाता है कि मैम ये जो 4 घंटे है वो एक साथ रहेगा या बीच में कोई गैप आपको मिलेगा। तो बिल्कुल बच्चों, यहाँ पे आपको क्या होता है, कुछ समय जो है वो दिया जाता है आयोग की तरफ से, फिर आपका पेपर 1 कंडक्ट हुआ, आपको कुछ समय मिलेगा, उसके बाद आपका पेपर 2 जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। तो पेपर 1 1 घंटे, उसके बीच में आपको गैप मिलेगा, गैप के बाद आपका जो पेपर 2 है वो कंडक्ट करवाया जाएगा और वो पेपर 2 जो है वो 3 घंटे आपको उसको सॉल्व करने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी का ये एग्जाम पैटर्न वाला जो क्वेश्चन है वो इस वीडियो से क्लियर हो रहा होगा। अब नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं हम कि हमारे एमपीपीएससी को क्वालिफाई करने के लिए हमको क्या क्या चीजें चाहिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, मिनिमम स्कोर्स क्या है कि कैंडिडेट्स को कितने मिनिमम स्कोर्स चाहिए होंगे इस एग्जामिनेशन को पास करने के लिए, तो वो सारी चीजें मैं आपको जो है यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो आप देखिए, तो सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं। तो जो जनरल कैटेगरी का क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है कि उनको एटलीस्ट अपने एग्जामिनेशन में 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे, 40% स्कोर करना पड़ेगा, मिनिमम की बात करें हम, ठीक है। ये आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन स्कोर है कि आपको एटलीस्ट इतने मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे, उसके बाद ही आपका जो एग्जाम है वो क्वालिफाई होने वाला है। अब ये तो रही ओवरऑल, बट आपको इसमें ना पेपर 1 में भी एटलीस्ट 40% मार्क्स जो है वो स्कोर करने पड़ते हैं। और जो बाकी जो रिमेनिंग कैटेगरीज है, जैसे कि ओबीसी हो गई, पीडब्ल्यूडी हो गया, एससी एसटी हो गया, उनको एटलीस्ट 30% जो मिनिमम है वो स्कोर करना पड़ता है फॉर क्वालिफाइंग दी एग्जाम, ठीक है। ओवरऑल आपको 30% तो करना ही है, बट पेपर 1 में आपको 40% क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका पेपर 2 जो है वो चेक होता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है वो होता है कि एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की सिलेक्शन प्रोसेस कैसी होती है, विच मींस कितने स्टेजेस होते हैं हमारे एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो जो सबसे पहला स्टेज होता है ना, 3 स्टेजेस में से सबसे पहला स्टेज जो है वो आपका होता है रिटन एग्जामिनेशन, जिसके बारे में हम अभी पहले पढ़ के आए हैं कि 2 पेपर्स होते हैं रिटन एग्जामिनेशन में, पेपर 1 पेपर 2, जिसको टोटल मिला के हमारे कितने मार्क्स बन जाते हैं, 800 मार्क्स, ठीक है। पेपर 1 जो होता है वो आपका 200 मार्क्स का होता है और जो पेपर 2 होता है वो आपका 600 मार्क्स का होता है। तो इन टोटल आपका कितना होगा रिटन एग्जाम में, 800 मार्क्स। और इसको भी क्वालिफाई करने के लिए आपको एटलीस्ट 40%, या जो अदर कैटेगरीज हैं ये अनरिजर्व्ड के लिए है, और बाकी जितने रिजर्व कैटेगरीज हैं उनको 30% मिनिमम स्कोर लाना पड़ता है फॉर क्वालिफाइंग द रिटन एग्जामिनेशन। उसके बाद
आपका इंटरव्यू होता है और फिर लास्ट स्टेज जो है वो आपकी आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, अब फाइनल अपॉइंटमेंट में जाने के लिए या बच्चों को सिक्योर करने के लिए फाइनल स्टेज आपको हर एक स्टेज को पास करना पड़ता है। वो रिटर्न एग्जामिनेशन भी पास करना होगा, इंटरव्यू भी आपको पास करना पड़ेगा, तभी आप फाइनल स्टेज तक के पहुंच पाएंगे। ठीक है, अब जो मेरिट लिस्ट होती है ना, वो आपके मार्क्स पर बेस्ड होगी, दोनों रिटर्न एग्जामिनेशन और इंटरव्यू पे। ठीक है, आप किसी भी आप स्टेज पे फेल होते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे उस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, हमारा जो रिटर्न एग्जाम है वो 800 मार्क्स का होगा और जो इंटरव्यू होता है, जो सेकंड स्टेज होता है, वो आपका 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये आपका जो है वो इंटरव्यू के मार्क्स है। इंटरव्यू आपके कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का होगा। तो आप इससे समझिए कि जो इन टोटल आपका जो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है, वो इन टोटल आपका 900 मार्क्स का टोटल आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, तो आई होप आप ये भी अच्छे से समझे होंगे। आई होप आप सभी को एग्जामिनेशन पैटर्न और क्राइटेरिया सब कुछ समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट इस पे पढ़ते हैं, जिसमें हम अपना सिलेबस अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। स्पेशली हम कॉमर्स सब्जेक्ट का सिलेबस जो है उसको डिटेल में गो थ्रू करेंगे कि क्या क्या चीजें आपको कॉमर्स सब्जेक्ट में जो है वो इंक्लूडेड है आपके सिलेबस में। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम अपने सिलेबस को जो है वो डाउनलोड कैसे करें। ठीक है, क्योंकि कई बच्चों की जो है क्वेरीज रहती है कि मैम हम सिलेबस जो है वो डाउनलोड कैसे कर पाए। ठीक है, तो हम सिलेबस जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट पे जाकर। पहले हम गूगल क्रोम को ओपन करते हैं। आप जैसे ही गूगल क्रोम पे आएंगे, आप एमपीपीएससी वहां पे डालिए, एमपीपीएससी की जो वेबसाइट होगी उस पे आप एंटर करिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे एमपीपीएससी डाला है। जो फर्स्ट वेबसाइट आपको यहाँ शो कर रही होगी एमपीपीएससी की, उस पे आप जाइए। एमपीपीएससी का इस तरीके का कुछ आपके पास इंटरफेस खुल के आएगा, जहां पे आपको जाना है एग्जामिनेशन वाले सेक्शन पर। उसमें आपको एंटर करना है सिलेबस एंड स्कीम पर। ठीक है, आप फिर सिलेबस वाले पूरे इंटरफेस पे आ जाएंगे, जहां आपको एमपीपीएससी जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है उसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हमें अभी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए चाहिए, तो कुछ 18 नंबर पे जो है हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन का एग्जाम प्लान और जो सिलेबस है वो सारे सभी सब्जेक्ट्स का अवेलेबल है। ठीक है, हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, बोथ हिंदी और इंग्लिश में ये जो सिलेबस है आपको शो करेंगे। ठीक है, हम जैसे कि हमारा कॉमर्स का जो सिलेबस है वो यहाँ से देखते हैं। ठीक है, ये हमारा कॉमर्स का जो सिलेबस है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, वो हम यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो ऑप्शन है यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं आपके पास, और इसको आप या तो सॉफ्ट कॉपी बना लीजिए या आप उसको प्रिंट कर लीजिए, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों में रख सकते हैं। ठीक है, तो हम हमारे सिलेबस को जो है वो पूरी डिटेल में गो थ्रू करने वाले हैं, स्पेशली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमने हमारा जो कॉमर्स का सिलेबस है वो डाउनलोड कर कर रखा हुआ है। ठीक है, इसको हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो दी गई है एमपीपीएससी की तरफ से कि किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, किस तरीके से क्या मार्क्स होंगे, कितने मार्क्स का ये पूरा होता है, ये सारी चीजें आपको इसमें दी गई हैं। ठीक है, अब जो पहला पेपर है आपका वो किससे रिगार्डिंग है, आपके मध्य प्रदेश के जीके जीएस इंटरनेशनल नेशनल का जो जीके जीएस है उससे उस पे जो है वो बेस्ड है। ठीक है, तो जिसमें आपकी कुल मिला के जो है वो 5 यूनिट्स है इसमें, पूरी आपकी मध्य प्रदेश पे बेस्ड है। ठीक है, पहली यूनिट जो है वो मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, मध्य प्रदेश का इतिहास, कल्चर और साहित्य वगैरह पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसके अंदर आप मध्य प्रदेश की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसकी जो महत्वपूर्ण इवेंट्स है, घटनाएं हैं वो पढ़ेंगे, जो प्रमुख राजवंश है, ठीक है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए हैं मध्य प्रदेश में उनको, और मध्य प्रदेश जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए हैं उसमें जो मध्य प्रदेश का जो योगदान है वो किस तरीके से रहा है, कौन कौन लोग इन्वॉल्व रहे हैं मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन में, वो सारी चीजें आपको यूनिट 1 में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, मध्य प्रदेश की कल्चर, कला एवं संस्कृति आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। मध्य प्रदेश की लैंग्वेजेस है ना, ट्राइबल
ट्राइब्स हो गई, आपको लैंग्वेजेस हो गई, ठीक है, ये सारी चीजें भी आपको इसमें देखने को मिलेंगी, उनकी बोलियां हो गई, जनजातियां हो गई मध्य प्रदेश की, वो सारी आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। मध्य प्रदेश के जो प्रमुख फेस्टिवल्स, जो त्योहार हैं, जो लोक संगीत है, फोक है ना, फोक सॉन्ग्स, फोक कलाएं जो होगी, लोक कलाएं जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी यूनिट 1 में, ठीक है। जो मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार हैं और उनकी जो रचनाएं हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल है ना, जो भी आपके यहाँ पे पर्यटन स्थल है मध्य प्रदेश में, जो बहुत ही अच्छे पर्यटन स्थल हैं, जाने माने, उनके बारे में आप यहाँ देखेंगे। और मध्य प्रदेश के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, जो प्रमुख लोग हैं, उनके बारे में भी आप यहाँ पे यूनिट 1 में जो है वो देखोगे। उसके बाद जो आपकी यूनिट 2 है वो आपके आती है, सेकेंड यूनिट आपकी आती है मध्य प्रदेश का भूगोल, या जिसे हम मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी भी कहेंगे, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो वन है, पर्वत है, माउंटेन्स है, जो रिवर्स वगैरह है ना, जैसे कि हम सभी को पता है क्योंकि हम एमपी से बिलोंग करते हैं, तो एमपी को जो है नदियों का मायका या रिवर्स होम जो है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिवर्स होम जो है वो कहा जाता है। तो बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मध्य प्रदेश के बारे में देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश की जो जलवायु है, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, वो आपको यहाँ पे क्या है, मध्य प्रदेश के बारे में इस यूनिट में आप जानेंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश की प्राकृतिक एवं खनिज संस्थान जो है वो आप यहाँ पे देखेंगे। ऊर्जा संसाधन है ना, परंपरागत और गैर परंपरागत, मतलब कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल जो सोर्सेज होते हैं वो आप यहाँ पे सारे जो है वो यहाँ पे आप देखेंगे। नॉन कन्वेंशनल सोर्स, कन्वेंशनल सोर्स, सारे यहाँ पे आप अपने क्या करने वाले हो, देखने वाले हो, ठीक है। मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं, जितनी भी आपकी जो परियोजनाएं हैं सिंचाई और विद्युत से लेकर, ठीक है, वो सारी चीजें आपको यूनिट 2 में जो है देखने को मिलेगी। उसके बाद आप यूनिट 3 की बात करें तो मध्य प्रदेश की जो पॉलिटिक्स और अर्थशास्त्र है, ठीक है, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी जो है वो आपको यहाँ पे यूनिट 3 में बताई गई है। इसमें यूनिट 3 में आपको राजनीति एवं अर्थशास्त्र से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है, जैसे कि मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसी हैं, राज्यपाल कौन है, मंत्रिमंडल क्या है, विधानसभा क्या है, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था कैसी है, सामाजिक व्यवस्था क्या है, ठीक है, जनांकीकी एवं जनगणना, जो आपकी सेंसस, सैंपल, ये सारी चीजें जो होती हैं वो सारी इसमें आएगी, है ना। मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास जो है वो किस तरीके से हुआ है, कैसे हुआ है, क्या क्या चीजें इसमें लगी हैं, ये सारी चीजें। प्रमुख उद्योग जो है मध्य प्रदेश के वो आपको यूनिट 3 में इंक्लूडेड है। फिर मध्य प्रदेश में कृषि एवं कृषि आधारित जो भी उद्योग वगैरह है, उन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यूनिट 3 में जो है वो देखने को मिलेगी, और इसमें इसके बारे में आप यूनिट 3 में जो है वो पढ़ेंगे। फिर जो आगे बढ़ते हैं यूनिट 4 और यूनिट 5 पे, तो जो यूनिट 4 है वहां पे आपको अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटना, मतलब जो करंट इवेंट्स है या जो पुराने इवेंट्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स है, करंट इवेंट्स हो गए, इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हो गए आपके मध्य प्रदेश, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो जो भी आपकी इवेंट्स होंगी, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगी वो आपके बारे में इसमें आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। देश एवं प्रदेश की प्रमुख खेल प्रतियोगिताएं, जो अभी आपकी स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं वो, उनके बारे में, उनके अवार्ड्स के बारे में, जो आपकी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन है, जो खेल संस्थाएं हैं, वो आपको इसके बारे में बताएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएं जितनी भी हैं उसके बारे में आपको यूनिट 4 में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के जितने भी चर्चित व्यक्ति हैं और जितनी भी चर्चित स्थान है वो आपको यूनिट 4 में जो है वो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट जो है यूनिट 5, ये जो यूनिट 5 है वो बिल्कुल पूरी तरीके से डेडिकेटेड है कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस पे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पेपर 1 में जो है कुछ आपको कंप्यूटर बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो देखने को मिलेंगे। तो कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस जो है जैसे कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, कंप्यूटर्स क्या होते हैं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्या है, ये सारे चीज आपको देखने को मिलेगी। रोबोटिक्स क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के बारे में आप यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी के बारे में आप यहाँ बात करने वाले हैं। ई गवर्नेंस क्या होता है, इंटरनेट क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या है, कैसी हैं, कैसे होती हैं, किस तरीके से बनाई जाती हैं, किस लैंग्वेज में हम इनको लिखते हैं, ये सारी चीजें आएंगी। देन लास्ट इसका जो टॉपिक है वो है आपका ई कॉमर्स, ठीक है। ई कॉमर्स जो टॉपिक है वो भी आपका इसमें इंक्लूडेड है। तो जो यूनिट 5 है ना वो टिपिकली जो आपका बेस्ड है पूरे कंप्यूटर आईसीटी रिलेटेड क्वेश्चंस आपके जो है टॉपिक 5 यूनिट 5 में आपके इंक्लूडेड है।
ठीक है, तो आप ये सारी चीजें जो है आपकी पेपर 1 में इंक्लूड होती हैं। फिर आपका जो पेपर 2 है वो आता है आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट का। अब जैसे हमारे केस में स्पेसिफिक सब्जेक्ट कॉमर्स है, तो आइए हम कॉमर्स को डिटेल में देखते हैं और डिटेल में उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। और मैं कोशिश करूंगी कि आपको वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो लेट्स गो विद कॉमर्स वाला सिलेबस। ये आपको जो आपका पार्ट पेपर 1 जो है उसका इंग्लिश में भी जो है आपका सिलेबस इसमें दिया हुआ है, आप इंग्लिश में भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपका सिलेबस है वो दिया है आपका कॉमर्स का। ठीक है, ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। ठीक है, दोनों में आपको अवेलेबल है, आप इसको अच्छे से दोनों में देख सकते हैं। ठीक है, तो हम कॉमर्स वाले सिलेबस पे आते हैं जिसमें जो हमारी यूनिट 1 है। ठीक है, जो यूनिट 1 है वो है आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, व्यवसायिक वातावरण या व्यवसायिक पर्यावरण जिसे हम कहते हैं, व्यवसायिक वातावरण या पर्यावरण जिसे हम कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, उसकी मीनिंग, ठीक है, कॉन्सेप्ट, एलिमेंट्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें अभी सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक बिजनेस एनवायरनमेंट में मैंने जो लगवा दिया है। स्टैट्यूटरी बिजनेस एनवायरनमेंट इंडिया में कैसा है वो चीजें इसमें इंक्लूड होती है। फिर इकोनॉमिक प्लानिंग इसमें किस तरीके से की जाती है, ये सारी चीजें आएंगी। बिजनेस एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, कंपटीशन पॉलिसी वेरी इंपॉर्टेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पॉलिसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सीएसआर भी पूछा जाता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये वाला है जिसमें आपको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में पूछा गया है। ये तीनों जो एलपीजी पॉलिसी है वो उसके अंतर्गत आता है और जिसके उस पे जो क्वेश्चंस है वो बनते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एमआरटीपी एक्ट जो है वो मोनोपोलीज एंड ट्रेड रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस वाला जो एक्ट है 1969, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, फिर आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो आपका आ जाता है और नीति आयोग, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि इन वाले जो टॉपिक्स है उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो आपके पूछे गए हैं। ठीक है, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन सी है, उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है, नीति आयोग कब बना, कब स्टैब्लिश हुआ, क्या किस उद्देश्य से ये स्टैब्लिश किया गया था, क्या उसका इंपॉर्टेंस है ना, ये सारी चीजें आपको यूनिट 1 में देखने को मिलने वाली है। उसके बाद जो आपकी यूनिट 2 है वो है आपकी अकाउंटिंग, जिसे हम इंग्लिश में आपका हिंदी में लेखांकन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लेखांकन भी कहते हैं। तो इसको भी हम अच्छे से देखते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को स्टार मार्क्स करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले जो आपको इंक्लूड किया गया है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसके कंसेप्ट्स क्या होते हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं हमारे को, वो सारी चीजें उस पे क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। ठीक है, वो किस शेड्यूल में है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, कौन से सेक्शन के तहत बनी है, ये सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फिर पार्टनरशिप अकाउंट वेरी इंपॉर्टेंट, उसका एडमिशन से लेके रिटायरमेंट से लेके जब तक के पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं हो जाती तब तक के आपके जो टॉपिक है वो चलते हैं। फिर उसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इंटरनेशनल एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इंडियन स्टैंडिंग है ना, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो आपका बहुत ही बेहतरीन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में आ जाता है, क्योंकि इससे हमेशा पक्का है कि क्वेश्चन आने ही आने हैं। ये तो क्वेश्चन देता ही देता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम हमेशा कवर करेंगे। ठीक है, और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कंपनी अकाउंटिंग की बात करें तो इसमें बिजनेस क्या होता है, बिजनेस को हम किस तरीके से परचेज करते हैं, शेयर्स की वैल्यूएशन क्या है, कंपनी को किस तरीके से मर्जर अमालगमेशन होता है, रिकंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग आ जाती है जिसमें प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है, ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस क्या होता है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग के लिए भी कौन कौन सी कॉस्टिंग होती है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए क्या क्या कॉस्टिंग्स होती हैं, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होगी। फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आया है वो है मैनेजरियल अकाउंटिंग, जिसमें रेशियो एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि इससे
जितने भी रेशियो एनालिसिस रेशियोज है उसके फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और जो नेक्स्ट टॉपिक है इस वाले इसमें जो है फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दो में से क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि आप बताइए फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है या कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, या फंड फ्लो और कैश फ्लो स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर का यूज किस तरीके से अकाउंटिंग में किया जाता है, डिजिटल फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में आप हमको बता सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी यूनिट 2 में इंक्लूड होती है, ठीक है। आई नो आप सभी को थोड़ा सा डर लग रहा होगा कि यार मैम इतना सब कुछ कैसे आएगा, ये तो अभी सिर्फ यूनिट 2 ही हुई है, आगे 10 यूनिट्स है, ठीक है। पूरी टोटल 10 यूनिट्स है हमारे सब्जेक्ट में, तो मतलब कितना लेंथी आपको इसका वो दिया हुआ है ना, लेंथी है। लेकिन हम मेहरा क्लासेस आप सभी के लिए इस चीज को इजी बनाएंगे फॉर श्योर, जिसके लिए हमने कोर्स भी लॉन्च किया गया है। आप प्रीवियस वीडियो को देखिए, हमारे कोर्स लॉन्च के लिए हम आप में उसके आपको उस कोर्स में बहुत सारी फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो उस फैसिलिटी का फायदा उठाने के लिए आप आज ही एनरोल कर सकते हैं। उस कोर्स के बारे में मैं इस वीडियो के एंड में आपसे डिस्कस भी करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो यूनिट बन जाता है वो है आपका यूनिट 3, जो है आपका व्यवसायिक अर्थशास्त्र, या जिसे हम बिजनेस इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो इसके अंतर्गत आपकी क्या क्या चीजें आने वाली हैं, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट किस लिए काम आता है। फिर उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको स्टार मार्क करवा रही हूँ इस यूनिट का, वो है आपका डिमांड एंड इलास्टिसिटी, ठीक है। डिमांड क्या होती है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, डिमांड एनालिसिस आप करेंगे यहाँ पे। डिमांड इलास्टिसिटी, ठीक है, ग्रेटर देन 1 इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे जो है वो दिखाने वाले हैं, ठीक है। वो इलास्टिसिटी आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है वो है आपका इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं एक और चीज बताऊं तो जो अभी 15 दिसंबर को एमपी सेट का पेपर हुआ था ना, उसमें आपका डिमांड एनालिसिस से भी क्वेश्चन आया है, मतलब लॉ ऑफ डिमांड से भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। और आपका इनडिफरेंस कर्व से भी क्वेश्चन आया है। इनडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज जो होती है ना, उससे रिगार्डिंग आपका जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल आपको बोलूंगी कि इस टॉपिक को अच्छे से करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रखता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप मैंने जो वीडियो बनाई है कुछ, उसमें मैंने एमपी सेट के पेपर को एनालाइज भी किया है। आप वो वीडियोस भी जाकर हमारे चैनल पे देख सकते हैं, मेरा क्लासेस चैनल पर देख सकते हैं। उसमें मैंने पेपर को पूरी तरीके से एनालाइज किया गया है, आप उसमें जाके देख सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड से भी क्वेश्चन है और आपका इंडिफरेंस कर्व से भी क्वेश्चन है। तो ये दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। उसके बाद आपका आने वाला है मार्केट। कितने प्रकार के मार्केट होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, है ना, ओलिगोपोली, ये यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, मैं ऐड कर देती हूँ। ये सारी चीजें आपको आने वाली है, ठीक है। मार्केट एक्सपेंशन क्या होता है, प्राइस किस तरीके से डिटरमाइन करा जाता है, मार्केट में प्राइस किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट्स का रखते हैं, वो भी आ जाएगा। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है नेशनल इनकम को लेके, एनआई क्या होती है, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें आने वाली है, इनको हम कैसे मेजर करते हैं और इनकी जो मेथड्स है मेजरमेंट की वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते कई बार आते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। बहुत स्टार मार्क करने की बात है तो है परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन का स्टार मार्क करने की बात है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आया है, ठीक है। एक क्वेश्चन इस वाली यूनिट से परफेक्ट कंपटीशन से भी लेकर आया है एमपी सेट में, ठीक है। तो मैंने अभी की अभी इसी यूनिट से आपको तीन क्वेश्चन जो है वो बता दिए हैं, एक लॉ ऑफ डिमांड से, एक इनडिफरेंस कर्व से, और एक आया है परफेक्ट कंपटीशन से। परफेक्ट कंपटीशन से क्वेश्चन कुछ ऐसा आया था कि आपको इसमें उसकी वो बताना है कि उसको शॉर्ट रन में क्या क्या होगा, क्या आपको लॉस होगा, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट होगा या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। तो हमारा जो आंसर था वो क्या था,
कि ये सभी होंगे, क्योंकि शॉर्ट रन में जो है ये सब होते हैं, बट परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में हमें सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो मैंने आपको इस यूनिट से कुछ 3 क्वेश्चंस जो है वो बता दिए, और भी क्वेश्चन आए होंगे। ठीक है, लॉ ऑफ रिटर्न से भी क्वेश्चन आया है, मैं आपको अच्छे से बता दूं, ये चौथा क्वेश्चन मैंने इस यूनिट से बता दिया है आपको। एमपी सेट में लॉ ऑफ रिटर्न से क्वेश्चन आया है कि रिटर्न्स टू स्केल को हम और क्या बोलते हैं, ऐसा क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ये आपका एमपी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है और आपका एवरेज प्रोडक्ट है, इससे रिगार्डिंग जो है वो भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये भी आप देख के जाइएगा एग्जाम में। मतलब आपके लिए ये जो थर्ड यूनिट है ना, व्यवसायिक अर्थशास्त्र वाली जो यूनिट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस यूनिट से देखने को मिलते हैं, क्योंकि काफी अच्छी यूनिट है और काफी समझने वाली यूनिट है, इसलिए इस यूनिट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आइए नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूनिट है आपकी यूनिट 4, वो है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे डेटा कलेक्शन में आप कैसे कलेक्ट करते हो डेटा को, डेटा किस प्रकार के होते हैं, बहुत सारे प्रकार के डेटा होते हैं, जिसमें हम एग्जांपल ले लें कि प्राइमरी डेटा होते हैं, सेकेंडरी डेटा होते हैं। डेटा को किस तरीके से आप कलेक्ट करते हो, उनको एनालाइज करते हो, किस तरीके से उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है। फिर आते हैं सैंपल वाले टॉपिक पे, सैंपल क्या होता है, सैंपलिंग मेथड्स आती हैं। ठीक है, फिर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, और आपका आ जाता है जेड टेस्ट, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर एनालिसिस मेथड पे आता है कोरिलेशन, रिग्रेशन, एफ टेस्ट, टी टेस्ट, का स्क्वायर टेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। डेटा प्रोसेसिंग, डेटा एंट्री कैसे होती है, और बिजनेस स्टैटिस्टिक में भी कंप्यूटर एप्लीकेशन कैसे है, कंप्यूटर को किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं इन्वेंट्री कंट्रोलिंग वगैरह में, किस तरीके से, जैसे कि हमारे पास टैली सॉफ्टवेयर है ना, जिसमें हम इन्वेंट्री कंट्रोल वगैरह को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, बिलिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा यूनिट 4 में। नेक्स्ट आपका जो यूनिट है वो है आपकी बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिजनेस लॉ। ये आपकी बिजनेस से रिगार्डिंग यूनिट है। ठीक है, इसमें आपके मैनेजमेंट कंसेप्ट्स वगैरह आ जाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस, जिसमें आपने देखा होगा कि फ्योल और टेलर के जो प्रिंसिपल हैं उनमें से कई बार जो क्वेश्चंस आते हैं, फ्यूल के कुछ 14 प्रिंसिपल्स हैं और टेलर के कुछ 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं। फ्यूल के प्रिंसिपल से बहुत क्वेश्चंस मैंने जो है वो देखे गए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। बाकी क्या क्या फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, प्लानिंग हो गई, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, है ना, कुछ ऐसे फंक्शंस है। और पॉडस्कोप करके एक वो है, इसमें से भी ये फंक्शंस में है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपको। ठीक है, तो आप इसको भी जो है वो अच्छे से करके जाइए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बता दिया है इसका। फिर लीडिंग क्या है, मोटिवेशन क्या है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, ये सारी चीजें। फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये एक्ट्स आ गए आपके कुछ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या है, ठीक है, कंपनी एंड कंपटीशन एक्ट, ठीक है, इंडियन कंपनी एक्ट कैसा है, सीएसआर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी स्टार मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपटीशन एक्ट क्या होते हैं, किस उद्देश्य से ये कंपटीशन एक्ट जो है वो निकाला गया है, कब ये फॉर्म हुआ, कब इफेक्ट में आया, तो ये सारी चीजें जो है वो बनाया जाता है। कंपटीशन कमीशन कैसे फॉर्म हुआ, कंपटीशन कमीशन की फॉर्मेशन कैसी है, ये सारी चीजें आपको इसमें यूनिट 5 में जो है वो आने वाली है। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी यूनिट 6, आगे बढ़ते हैं, जो कि है आपकी मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग से रिलेटेड ये पूरी आपकी यूनिट है। ठीक है, मार्केटिंग क्या है, उसके कॉन्सेप्ट, उसके टूल्स ऑफ मार्केटिंग क्या है, फंक्शंस क्या है मार्केटिंग में, व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स, इसको स्टार मार्क कर लो। मार्केटिंग मिक्स के कॉन्सेप्ट क्या है ना, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, मार्केटिंग मिक्स के क्या क्या एलिमेंट्स है, जैसे कि 4 P's हो गए, 7 P's जो कि अब हो चुके हैं, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होने वाली है। मार्केटिंग डिसीजन, जिसमें आप प्रोडक्ट कैसे डिसीजन लेते हो, प्राइसिंग के लिए कैसे डिसीजन लेते हो, डिस्ट्रीब्यूशन
इंस्टीट्यूशन कैसे डिसीजन लेते हो, प्रमोशन के कैसे डिसीजंस लेते हो, ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेगी। मार्केटिंग प्लानिंग के बारे में हम इसमें बात करते हैं। प्लानिंग हो गई, ऑर्गेनाइजिंग हो गई, कंट्रोलिंग हो गई, ये आपके क्या हो जाते हैं, फंक्शंस हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें मार्केटिंग रिसर्च, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट क्या होता है, मार्केटिंग रिसर्च के नए ट्रेंड्स क्या होते हैं। ठीक है, सोशल एथिकल एस्पेक्ट्स क्या हो गए हैं। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट बोले तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन आप कैसे करते हो, प्रोडक्ट्स को किस तरीके से कंज्यूमर तक पहुंचाते हो, किस तरीके से उसको मैनेज करते हो, वो आपके लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में इंक्लूड होता है। और एक और चीज बताऊं, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का अभी हाल फिलहाल में एमपी सेट में जो है क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका यूनिट 6 से। नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं, यूनिट 7, जिसको है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये आपके फाइनेंस को किस तरीके से मैनेज करना है, ये सारी चीजें इसमें आती है, जिसमें पहले आपको पढ़ने वाले हैं आप कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, आपका आप कैसे कैपिटल आप अपने बिजनेस में लेकर आते हैं, किस तरीके से आप उसको यूज करते हो। फिर डिविडेंड पॉलिसी के बारे में और कैपिटल मार्केट के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होते हैं, एसबीआई क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें आप पढ़ने वाले हैं। एडीआर जीडीआर क्या होते हैं, ठीक है, एडीआर और जीडीआर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बैंकिंग, किस प्रकार की बैंक्स है, कितने टाइप्स की हैं। ठीक है, आरबीआई वेरी इंपॉर्टेंट, नाबार्ड वेरी इंपॉर्टेंट, आरआरबी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोऑपरेटिव बैंक वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये वाला जो है वो स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो लास्ट टॉपिक है इस वाली यूनिट का, वो भी स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, आईडीबीआई, आईएफसीआई, यूटीआई, सिडबी जो है, ये सारी आप स्टार मार्क करिए, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अपनी यूनिट पे बढ़ते हैं, जो कि है, जो नेक्स्ट यूनिट है हमारी, वो है यूनिट 8, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें आपका पूरा एचआरएम के बारे में दिया हुआ है, आपके एम्प्लॉइज जो आपके कंपनी में काम करते हैं उनके बारे में इसमें आपको दिया गया है। इसके कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, मीनिंग, रोल एंड फंक्शन क्या है एचआरएम के, ये सारी चीजें आएंगी। ऑब्जेक्ट्स क्या है, ठीक है, एचआरएम के, एचआरएम कैसे प्लानिंग की जाती है, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है, उसके स्पेसिफिकेशन, ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे को जैसे ही दिख गया मैंने आपको पहले ही बता दिया परफॉर्मेंस अप्रेजल की कितनी क्या टेक्निक्स होती हैं, ये आती है, जिसमें आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसे हम 360 डिग्री अप्रेजल बोलते हैं। वो इससे रिलेटेड जो है आपको अभी रिसेंट एमपी सेट में जो है वो क्वेश्चन भी आया है। ठीक है, वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट रखती है। रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोसेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस कैसी है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या है, सक्सेशन प्लानिंग क्या क्या चीजें हैं, तो ये सारी चीजें आपको जो है यूनिट 8 में देखने को मिलती है। फिर यूनिट 9 की बात करें तो इसमें आपका है इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस, या तो हम इसको बोल सकते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलने वाली है, इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन आया है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो दो अकाउंट्स होते हैं वो कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट होते हैं, करंट और कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, ठीक है, वो सारी चीजें आपको इसमें आने वाली है। इंटरनेशनल लिक्विडिटी क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, ये इंस्टीट्यूशंस आपको हर चीज हर तरीके से प्रिपेयर करना है। आईएमएफ कब फॉर्म हुआ, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या फंक्शंस है। वर्ल्ड बैंक कब फॉर्म हुआ, आईएफसी, आईडीए हो गया, एडीबी क्या है। वर्ल्ड बैंक से अभी कुछ दो क्वेश्चंस पूछे गए थे कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होती है ना। और आईएफसीआई के बारे में पूछा गया था कि आईएफसीआई, ठीक है, कब फॉर्म हुआ। तो आईएफसीआई जो है 1948 में फॉर्म हुआ है। और आईएफसीआई के बारे में एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आईएफसीआई जो इंस्टीट्यूशन है वो आपकी पूरे इंडिया की जो है फर्स्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, फर्स्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, जो है वो इंस्टीट्यूशन आपकी आईएफसीआई है। तो ये भी क्वेश्चन आपके रीसेंट अभी एमपी सेट के क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में आपको पूछा गया है। ठीक है, फिर डब्ल्यूटीओ क्या है, ये कब फॉर्म हुआ है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जिम बैंक क्या है, ठीक है, रेगुलेशन प्रमोशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होती है,
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के क्वेश्चंस आ चुके हैं, एमएनसीज क्या होती हैं, एलडीसीज क्या है, ठीक है, लोअर डेवलप कंट्रीज क्या है, जॉइंट वेंचर्स क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, ये सारी चीजें आपको इसमें आने वाली है। कुछ आपकी रीजनेबल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, सार्सी एशियन G20 समिट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज मैकेनिज्म, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीजें। और इसमें से आपको मैं एक चीज बताऊं, सारसी का भी जो है ना, सारसी का भी जो क्वेश्चन है वो आ चुका है, ठीक है, ठीक है, सारसी का भी क्वेश्चन आ चुका है कि सारसी में बताओ, कुछ 4 आपको जो विकल्प दिए थे जिसमें सारसी में जितनी भी मेंबर कंट्रीज है उनके नाम दिए थे और पूछा गया था इनमें से बताओ कौन सी सारसी की मेंबर कंट्री जो है वो नहीं है। और सेम आपको नाफ्ता के बारे में दिया हुआ था, ठीक है, नाफ्ता के बारे में दिया हुआ था कि नाफ्ता कितनी कंट्रीज को मिलकर बना है, तो नाफ्ता जो है वो 3 कंट्रीज को मिलकर बना है, यूएसए, मेक्सिको और आपका बना है कनाडा से मिलके, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है इस यूनिट से आ चुका है, विच मीन्स इंटरनेशनल बिजनेस हमारे लिए एक बहुत अच्छी यूनिट बन जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो हमारी लास्ट यूनिट है वो है हमारी टैक्सेशन एंड टैक्स प्लानिंग से, इसके बारे में हम बात करते हैं, जो है आपकी टैक्सेशन और टैक्स प्लानिंग, कर के बारे में ये पूरी चीजें इसमें आपको इंक्लूड है, ठीक है। इनकम टैक्स के कॉन्सेप्ट्स क्या है, ठीक है, एग्रीकल्चरल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में क्वेश्चन आता है, रेसिडेंशियल स्टेटस पे भी अभी एमपी सेट पे जो है वो क्वेश्चन आया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टैक्स इंसिडेंस, एग्जेम्प्टेड इनकम कौन कौन सी होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टैक्सेबल इनकम को कैसे कंप्यूट किया जाता है वेरिएबल हेड्स के अंदर, जैसे हमको पता है टैक्स जो है 5 हेड्स के अंदर जो है कंप्यूट किया जाता है, तो वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड होगी, आप किस तरीके से अपने रिटर्न्स फाइल करते हो। टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स पे भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था एडवांस टैक्स पे एमपी सेट के उसमें, ठीक है। तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, एमपी सेट का जो पूरा कॉमर्स का पेपर है मैंने उसको एनालाइज करवाया है, अच्छे से डिटेल वे में सॉल्व करवाया है, एक्सप्लेन भी किया है, तो आप जाके मेरा वो वीडियो जो है वो चेकआउट कर सकते हैं, उसकी लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में जो है प्रोवाइड करवा देंगे, या आप हमारे यूट्यूब चैनल मेहरा क्लासेस पे विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। उसमें मैंने सारे क्वेश्चन आपको दिखाए गए हैं, उसको आप देखकर जान सकते हैं कि कितनी क्या एग्जामिनेशन व्यू में हमारे को इंपॉर्टेंस रखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स, ठीक है। टैक्स प्लानिंग उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, टैक्स इवेजन क्या होता है, इसके क्वेश्चन भी जो है वो आ चुके हैं। इसमें इन्होंने पूछा था कि बताओ टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन में से पनिशेबल ऑफेंस कौन सा है, ठीक है। और भी 2 ऑप्शन थे, एक बार इन 2 को आगे बारे में मैं आपको मेजरली बता रही हूँ कि इसमें पूछा गया है कि इसका पनिशेबल ऑफेंस कौन सा कहलाता है, क्या वो टैक्स इवेजन है, टैक्स अवॉइडेंस है, या 2 और अदर ऑप्शंस। तो इसका आंसर आएगा आपका टैक्स इवेजन, या जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, कर चोरी। तो कर की चोरी करना ये आपको पनिशेबल ऑफेंस में आता है, तो ये भी क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। फिर उसके बाद आपका जीएसटी जो कि आपके इनडायरेक्ट टैक्स में इंक्लूड होता है, उसके बारे में उसके मेन प्रोविजंस, ये सारी चीजें आपको पूछा गया है। फिर आपका लास्ट टॉपिक है दैट इज कस्टम ड्यूटी, मीनिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, टर्मिनोलॉजी, एक्सेसिबल कंप्यूटेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी, ये सारी चीजें आपको इंक्लूड होती है आपके यूनिट 10 में। काफी बड़ा यूनिट है, बट आई वांट कि आप डरो ना, ठीक है। इन सारी चीजों को देखकर आप ऑब्वियसली डर जाओगे कि अरे यार मैम ये इतना सारा हम इतने जल्दी कैसे कवर कर पाएंगे, कैसे कवर कर पाएंगे। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मेहरा क्लासेस और मैं खुशी मैम आपके साथ है, कॉमर्स वालों के हर तरीके से मैं डाउट्स, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए यहाँ पे बैठी हूँ। आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। बाकी जो मेहरा क्लासेस है वो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है, जिसके बारे में मैं अब आपको बताने वाली हूँ, जो कि है एक कॉमर्स कोर्स जिसका नाम है लक्ष्य कॉमर्स, सफलता की गारंटी, जो हमने लॉन्च किया है रिसेंटली। इसका पूरा आप वीडियो देख सकते हैं, मैंने इसका पूरी तरीके से हम क्या क्या फैसिलिटीज वगैरह आपको इस कोर्स में आपको देने वाले हैं, उन सब चीजों के बारे में मैं आपको डिस्कस करवा चुकी हूँ। इसकी फीस की डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे एक बार और, क्योंकि हमारा अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है। कॉमर्स की जो रेगुलर फी हमारी है वो है 4999, बट अभी ऑफर के बेसिस पे अभी आपकी जो सिर्फ एकमात्र जो आपकी फीस है वो है 2999, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। कुछ ओवरव्यू देती हूँ आपको, उसमें हमारे इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे आपको, हमारे इसमें
लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, आपको डाउट सेशंस वगैरह जो है वो दिए जाएंगे कॉमर्स के। आपको इसमें एमसीक्यूज जो है अराउंड 5000 प्लस एमसीक्यूज की एक प्रैक्टिस सीरीज इसमें आपको दी जाएगी, ठीक है। आपको इसमें शॉर्ट नोट्स जो कि समराइज्ड नोट्स होंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन टाइमिंग के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे, वो आपको जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पीवाईक्यूज जो है वो आपको दिए जाएंगे, क्योंकि हम कोशिश करेंगे इसमें अराउंड प्रीवियस 10 इयर्स के जो क्वेश्चन है हम वो सॉल्व करें आपके एग्जामिनेशन को बेहतर बनाने के लिए। तो आप सभी हमारे इस बैच के साथ जुड़ जाइए। असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं और एक सफल असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो लक्ष्य कॉमर्स फैमिली के साथ आप जुड़ सकते हैं। हमारे ऐप को जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हमारे ऐप का जो नाम है वो है मेहरा क्लासेस ऑफिशियल, ठीक है। मेहरा क्लासेस ऑफिशियल आप गूगल प्ले स्टोर पे हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इस कोर्स का पूरी तरीके से फायदा उठा सकते हैं। आप पूरी तरीके से एक्सेस ले सकते हैं और आप हमारे यूट्यूब चैनल मेहरा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कुछ जो हम आपको फ्री कंटेंट वगैरह जो प्रोवाइड करवाते हैं उसका आप फायदा उठा सकते हैं। और हमारे मेहरा क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए इस वीडियो को। अगर आपको इस वीडियो को अगर इस वीडियो को अच्छे से देखे हैं और आपको लगा है कि बहुत इंफॉर्मेटिव है और बहुत ही अच्छी वीडियो है, तो बिल्कुल लाइक करिए और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को, ताकि हम स्टूडेंट्स को जोड़ पाए और उनकी प्रिपरेशन में हम उनका साथ दे पाए। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, इसमें सभी का नाम मेहरा क्लासेस है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्यादा इंक्वायरी के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको और जितनी भी कोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको पूछनी होगी आप इस नंबर से इंक्वायर कर सकते हैं और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो मैं आपको कहूंगी कि जितने भी बच्चे कॉमर्स से बिलोंग करते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं, उनके सपनों को साकार करने के लिए मेहरा क्लासेस जो है वो लेकर आई है लक्ष्य कॉमर्स कोर्स। तो मैं आपको बोलूंगी जल्द से जल्द आप इस कोर्स के साथ जुड़ जाइए और अपने सपनों को साकार बनाइए। मैं आपको कॉमर्स पढ़ाने वाली हूँ मेहरा क्लासेस पर, ठीक है। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप अपने इस ऐप को डाउनलोड करके इस कोर्स को अवेल करवा सकते हैं। और मैं आपको फिर से फोकस करूंगी कि ये जो कोर्स है वो मात्र 2999 में आपको दिया जा रहा है। तो हमारे 1000 ऑफ स्टूडेंट्स के साथ जुड़ने के लिए और अपने ड्रीम्स को ट्रू करने के लिए मेहरा क्लासेस के साथ आप जुड़ सकते हैं। और हमारे मोहन मेहरा सर के साथ भी आप बात कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, उनके साथ भी आप जुड़ जाइए। हमारे YouTube चैनल को आप फॉलो करिए और ये वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शेयर करिए जितने भी हो सके उतने बच्चों के साथ, ताकि उन तक की ये वीडियो पहुंचे। और जितने बच्चे कॉमर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, कॉमर्स सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, तो उनके सपनों को सच बनाने के लिए हम मेहरा क्लासेस बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आप सभी को, ठीक है। तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।